एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं आपको। देखो, ये S1 S2 है और ये D पर स्क्रीन रखी है और ये पॉइंट P डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 है। तो हमें ये बतानी है कि इस पॉइंट पे कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होगी, यानी कि किस किस वेवलेंथ के लिए यहां पर मिनीमा मिलेगा, मिनीमा। तो मिनीमा के लिए मतलब क्या है कि इन दोनों, एक वेव यहां से चलेगी ऐसे, एक वेव यहां से चलेगी, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, d sin थीटा, और ये होना चाहिए 2n + 1 2n - 1 λ/2 n = 1 2 3। क्लियर है क्या बात? ये है। और साइन थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, टेन थीटा। यही तो होगा, इस तरीके से ये होगा थीटा। तो 2n - 1 λ/2, और टेन थीटा की जगह क्या लिख लूंगा मैं, टेन थीटा की जगह लिख लूंगा y। ये तो हो जाएगा y/d, लेकिन y की वैल्यू यहां पर d/2 है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P इसके जस्ट सामने है। तो इस वाले पॉइंट पर कौन कौन सी वेवलेंथ के लिए मिनिमा मिलेगा, तो वो वेवलेंथ बतानी है। तो d y/d 2n - 1 λ/2। तो लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, एक तो हम इसमें y की वैल्यू d/2 रख लेंगे, d/2 2n - 1 λ/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा होगा d² इंटू 2n - 1। तो ये वाली वेवलेंथ के लिए मिनिमम मिलने वाला है। तो n = क्या रखेंगे, 1 2 3 ऐसे करके। तो लैम्डा जो होगा d² 1 रखेंगे तो d, 2 रखेंगे तो 3d, 3 रखेंगे तो 5d एंड सो ऑन। तो दीज वेवलेंथ आर मिसिंग एट दिस पॉइंट, दैट इज इन वेवलेंथ के लिए। यदि आप इन वेवलेंथ को यहां पे लाइट की तरह डालते हो, तो इसमें इस पॉइंट पर यहां पर आपको ये वेवलेंथ एब्सेंट होंगी, यानी कि इन वेवलेंथ के यहां पे लिए क्या मिलेगा आपको, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। These wavelength will be absent। कौन सी, ये वाली वेवलेंथ will be absent। उसके लिए मिनिमा की कंडीशन लगा देनी है अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल, इन YDSC two wavelengths λ1 = 6.5 into 10⁻⁻5 centimeter and λ2 = 5.2 into 10⁻⁻5 centimeter are used if small d = 2 millimeter and capital D = 1.2 meter, then find first point। find first point, distance of third bright fringe from central bright fringe for λ1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गई। the minimum distance where minimum distance from central bright fringe where both wavelengths are present strongly। देखो, वैसे तो YDSC में कोहेरेंट सोर्स, यानी कि कोहेरेंट सोर्स और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है।
मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, केवल एक ही कलर की लाइट यूज होती है, लेकिन यहां पे अब की बार दो कलर की लाइट यूज हो रखी है। एक तो वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर और एक दूसरी वेवलेंथ है 520 नैनोमीटर। क्लियर है क्या बात? 520 नैनो, इसे बदल लेंगे, उसमें सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो इसे नैनोमीटर में बदल लेंगे और इतना आ जाएगा। क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आप इसमें जो लाइट डाल रहे हैं, इसमें जो लाइट आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है ना, तो ये तो S1 है और S2 है, तो बेटा इस वाली लाइट में वेवलेंथ λ1 भी है और λ2 भी है, दो वेवलेंथ है। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, देखो यहां पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही आएगा, वो ये पूछ रहा है λ1 के लिए ये थर्ड ब्राइट B3 की डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी होगी। तो B3 की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 बीटा। आई बात समझ में? ये होता है ना β1 β2 B1 B2, ये 3 बीटा के बराबर होगी। लेकिन बीटा कौन से हिसाब से निकालना है हमें फर्स्ट वेवलेंथ के हिसाब से निकालना है। एक जैसे मान लिया विवग्योर होता है, विवग्योर, ये रेड कलर 650 नैनोमीटर होता है लगभग, तो ये तो रेड कलर की वेवलेंथ होगी। अब आप इसे ये मान लो कि 520 है, तो मान लो लगभग ये ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की वेवलेंथ, ठीक है, या येलो, येलो मान लो लगभग, है ना, कोई दूसरा कलर होगा, ये कैसी होगी, ये येलो होगी। तो आपको इस स्क्रीन पे कलरफुल पैटर्न दिखेगा। कलरफुल पैटर्न कैसे, येलो के लिए भी ब्राइट दिखेगा और रेड के लिए भी ब्राइट दिखेगा और डार्क फ्रिंज तो दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा एक मिनट सुनो, यहां पे मेरी बात बताओ, आप यहां देखो, अगर जो आपने इसके अंदर येलो कलर की लाइट ली, येलो कलर मतलब 520 वेवलेंथ ली, है ना, तो आपको फ्रिंज पैटर्न कैसा मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे येलो मिलेगा, फिर यहां पे कुछ भी नहीं मिलने का, यहां डार्क मिलेगा, एब्सेंट है यहां पे। येलो कलर या तो होगा या येलो कलर नहीं होगा, है ना, फिर यहां पे येलो मिलेगा ऐसे करके, फिर यहां पे डार्क कुछ भी नहीं मिलने का, फिर यहां पे डार्क मिलेगा, फिर यहां पे येलो मिलेगा। अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं 520 नैनोमीटर के साथ साथ में 650 भी लिखूं, तो दो यहां पे क्या मिलेगा, फिर रेड भी मिलेगा प्लस येलो मिलेगा। सेंटर पे तो रेड प्लस येलो दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों वेवलेंथ के लिए इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो होगा और फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, तो येलो और रेड कलर की ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे कॉन्साइड करेंगी। लेकिन अब ये देखना है कि यहां पे ये येलो है ना, तो रेड की ब्राइट फ्रिंज देखो, ये तो यहां पे तो हो गया रेड, मान लिया ये तो हो गया येलो की वजह से, यहां हो जाएगा रेड की वजह से ऐसे, तो फिर यहां पे नहीं मिलने का, फिर रेड थोड़ी यहां मिलेगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये तो रेड, फिर डार्क, फिर रेड, फिर डार्क, फिर रेड, ऐसे करके मिलेगा। तो किसी पोजीशन, अब ये येलो की जो फ्रिंज विड्थ है और रेड की जो फ्रिंज विड्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, समझ में आई बात? तो कहीं पे येलो मिलेगा, कहीं पे रेड मिलेगा, कहीं पे येलो मिलेगा, कहीं पे रेड, कहीं पे कुछ भी नहीं मिलने का, ऐसा है। तो अभी तो मैं येलो इसके लिए, रेड कलर के लिए थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, जो फर्स्ट का आंसर है, डिस्टेंस ऑफ B3 फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर λ1 इज इक्वल टू Y3 लिख लेता हूं, एंड इट विल बी इक्वल टू 3d लैम्डा ओवर d, और लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, λ1। तो इसमें मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां पे Y3 जो होगा 3 इंटू डी, और d की वैल्यू है 1.2, λ1 है 650 नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय d की डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 12×36 इंटू 325 इंटू 10⁻⁶, 325 को
3.6 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ से लग गया, 6 3 18 और 1 19, 75 और 9 0, 16 हाथ से लग गया, 1 10 और 1 11, है ना। तो यह आ जाएगा 1160 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.16 millimeter is the distance of third bright fringe from the central bright fringe for lambda 1 wavelength। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बताया कि अगर जो आप बीटा देखोगे, बीटा बीटा तो बीटा होता है डी लैम्डा ओवर डी। तो ये बताओ, ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन पे कराने वाला हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर जो आप बीटा देखोगे, ये है 650, बीटा 1 देखोगे डी अपॉन डी इंटू 650, और बीटा 2 मतलब B1 है ना बीटा, और बीटा 2 यदि आप इसके लिए देखोगे तो बीटा 2 कितना आएगा भाई, बीटा 2 आएगा डी अपॉन डी, और ये आएगा 520। तो इसका मतलब ये तो है रेड कलर और ये येलो कलर, तो येलो कलर यहां पे तो दोनों रेड और येलो, इस पॉइंट पर तो रेड और येलो दोनों मिलेंगे, लेकिन जो ये पहले वाली कौन सी फ्रिंज दिखाई देगी आपको, बता सकते हो आपको? देखो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ये तो होगी रेड कलर की ब्राइट फ्रिंज दूर, लेकिन येलो कलर की ब्राइट फ्रिंज थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि ये तो हो जाएगी बीटा 2, फ्रिंज विथ छोटी है, और रेड कलर के लिए फ्रिंज विथ कितनी है, बड़ी है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहले येलो कलर मिलेगा आपको यहां पे, उसके बाद रेड कलर मिलेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, पहले येलो मिलेगा फिर रेड मिलेगा। इस तरीके से देखो, सेकंड पार्ट में लिखना हमें, जब आप इसमें दोनों वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्रेजेंट होंगी, तो दोनों वेवलेंथ के लिए यहां पे रेड और येलो दोनों मिलेगी, लेकिन क्योंकि बीटा 1 छोटी है, बड़ी है किसकी, रेड की, तो रेड ब्राइट फ्रिंज यानी R1 फर्स्ट रेड ब्राइट फ्रिंज यहां पर मिलेगी, और फर्स्ट येलो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज यहां पे मिलेगी। उसी तरीके से फिर आगे हम बढ़ेंगे, डार्क तो मिलेगी, डार्क का मतलब होता है कि येलो प्रेजेंट नहीं है, रेड प्रेजेंट नहीं है, ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है रेड स्ट्रांगली प्रेजेंट है ना। अच्छा अब हम चलेंगे, देखो जैसे ये येलो हो गया, ये येलो, फिर येलो थोड़ी दूर यहां पे मिलेगा ना येलो, ये मिल जाएगा येलो Y2, और रेड हो जाएगा इस तरीके से, रेड हो जाएगा यहां पे R2, फिर इस तरीके से Y3, और फिर हो जाएगा R3 ऐसे। तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक समय एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर येलो और रेड दोनों मिलेंगे एक साथ। बात समझ में आ रही है? तो वो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि जहां पर येलो और रेड दोनों वेवलेंथ कॉन्साइड करें, मिनिमम डिस्टेंस। तो इस तरीके से यहां पे जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा वो कलरफुल येलो रेड मिलेगा, है ना। लेकिन एक सेंटर पे एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पे रेड और येलो दोनों मिलेंगे, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर रेड और येलो फिर से दोनों मिलेंगे, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो कैसे करेंगे बताओ? देखो मान लेते हैं, लेट mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1
हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज करेगी। mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincide with nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। मान लिया लैम्डा वन क्या था 650 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 क्या था, लैम्डा 2 था 520 नैनोमीटर। आर प्रेजेंट स्ट्रांगली, उसकी mth और उसकी nth ब्राइट फ्रिंज एक साथ कॉन्साइड कर रही हैं। तो क्या लिखूंगा, तो अगर जो इसकी ये कौन सी फ्रिंज है mth, तो यानी कि m बीटा 1 और n बीटा 2 दोनों के डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सेम होंगी। तो बीटा 1 क्या है, d अपॉन डी इंटू लैम्डा 1, n क्या है, d अपॉन डी इंटू लैम्डा 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इंटू 650 और n इंटू 520, 0 से 0, 13 पंजे 65, 13 से कटेगा ये 13 से, और ये भी 13 चौका 52, है ना, n इंटू 4, यानी 5m इज इक्वल टू 4n। तो ध्यान से देखो इधर, m इज इक्वल टू 4n अपॉन 5। अब m और n तो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो ये बताओ m कब नेचुरल नंबर होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5। जब n की वैल्यू 5 होगी तो m की वैल्यू कितनी होगी, 4। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यानी कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, है ना, फोर्थ R1 कॉन्साइड विद फिफ्थ येलो वन, यानी कि चौथी रेड फ्रिंज और पांचवी येलो फ्रिंज एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगी। और जब ये तो होगी फिफ्थ, ये तो होगी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और ये होगी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, लेकिन दोनों की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, बराबर होगी। तो इस डिस्टेंस को मैं निकाल देता हूं, है ना, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, हाँ भाई ये आ जाएगा 5, m की वैल्यू कितनी है 4 बीटा 1, या तो 4 बीटा 1 निकालो या 5 बीटा 2 निकालो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो 4 इंटू बीटा 1 डी अपॉन डी इंटू लैम्डा 1, 5 इंटू डी अपॉन डी इंटू लैम्डा 2। तो 4 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 1.2, और डी कितना है 2 मिलीमीटर, 650 इंटू 10 की पावर -9। आप इसे भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूं, 2.4 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -6, 650, 5 चौक 20, हाथ से लग गया 2, 5 दूनी 10, 2 12, 6 चौक 24, हाथ से लग गया 2, 6 दूनी 12 2, है ना भाई। तो यह आ जाएगा 1.56 मिलीमीटर। अब जब आप इसमें वैल्यू रखोगे ना 1.2 इंटू 2 मिलीमीटर इंटू 10 की पावर -9, ये भी आपका 1.56 मिलीमीटर ही आएगा। यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1.56 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रेड और येलो दोनों होंगी, लेकिन रेड वाली तो फोर्थ होगी और येलो वाली तो फिफ्थ होगी। क्यों, अरे रेड वाली की फ्रिंज विड्थ क्या है, बड़ी है, और येलो वाली की फ्रिंज विड्थ क्या है, छोटी है। तो इतने पोर्शन में 4 तो रेड आ जाएंगी, 4 तो रेड आ जाएंगी और 5 आएंगी येलो। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि क्लियर है बेटा आपको ये, है ना। तो इस तरीके से फ्रिंजेस जो है कॉन्साइड भी कर सकती हैं। हम मोनोक्रोमेटिक
मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह दो वेवलेंथ भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। YDSC शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के द्वारा हम YDSC एक्सपेरिमेंट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? व्हाइट लाइट का मतलब ये वाली लाइट नहीं है जो ट्यूबलाइट वाली लाइट होती है, जो दिखने में साफ होती है, नहीं। हाँ, सनलाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं और विवग्योर। तो इसमें तो बहुत सारी वेवलेंथ है। यदि हम YDSC में सारी वेवलेंथ जैसे λ1, λ2, λ3, सारी λ7, मतलब बहुत से, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत वेवलेंथ है। जब हम डालेंगे तो ये जो लाइट आ रही है यहां से, तो इसमें विवग्योर प्रेजेंट है, विवग्योर प्रेजेंट है। तो देखो, कोई सी भी वेवलेंथ ले लो, जब आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे तो λ1 भी है, λ2 भी है, λ3 भी है, और पिछले वाले क्वेश्चन में तो दो ही थी, एक तो येलो कलर की और एक रेड कलर की। अब इसमें तो व्हाइट लाइट में तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा, सारी प्रकार की वेवलेंथ है। ऑरेंज, कम ऑरेंज, ज्यादा ऑरेंज, लाल, हल्का ग्रीन, ये सब है। तो जब ये वेवलेंथ आएगी तो कोई सी भी वेवलेंथ जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे पहुंचेगी तो सभी के लिए, फॉर ऑल वेवलेंथ, फॉर ऑल लैम्डा, डेल्टा एक्स क्या होगा? 0। तो डेल्टा फाई क्या होगा? 0। तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पे सभी कलर के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो सभी के लिए ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो सभी स्ट्रांगली इंटेंसिफाइड होंगे, तो यहां पे सभी कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी। तो बोर्ड पे देखो, जब आप वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये वो सब डाल दोगे यहां पे, तो यहां पे जो लाइट मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी? व्हाइट लाइट ही मिलेगी। व्हाइट लाइट का मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कॉपी करो, ठीक है? अच्छा, अब जैसे हम इधर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, तो फिर से देखो, जो बीटा होगी वो क्या होती है? डी लैम्डा ओवर डी। तो सबसे वेवलेंथ कम किसकी है? किसकी वेवलेंथ कम है? सबसे वेवलेंथ सबसे कम है वॉयलेट की, है ना? तो यहां पे जो सब कलर के लिए ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो मैं थोड़ा बना देता हूं। तो यहां पे पहले वॉयलेट कलर की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? ये 400 नैनोमीटर से लगभग 650 नैनोमीटर तक होती है। किसी किताब में इसे 350 नैनोमीटर भी लिख रखा होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की। तो पहले वॉयलेट कलर का क्या मिलेगा आपको? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी? आई की मिलेगी, फिर बी की मिलेगी ब्लू, फिर ग्रीन मिलेगी, फिर येलो मिलेगी, फिर ऑरेंज मिलेगी, फिर रेड मिलेगी। रेड ओ वाई, हाँ भाई, रेड ओ वाई, और क्या? ग्रीन बी आई, ऐसे, ठीक है? ऐसे करके आपको, क्योंकि फ्रिंज विथ बीटा जो है वो छोटी है, इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद फिर से आपको रेड ग्रीन ये वो सब मिलेगा, और इधर भी क्या मिलेगा? यहां पे जो मिलेंगी आपको रेड ओ वाई जी और बी, और फिर यहां पे आई मिलेगा, ऐसे करके। समझ में आ रही है नहीं बात? तो इधर उधर, सॉरी, रेड नहीं, इधर आई बी जी वाई ओ आर। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो व्हाइट लाइट मिलेगी, लेकिन इधर उधर कलर फ्रिंज पैटर्न आपको मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर से मिलेगा कलरफुल फ्रिंज। दिखाना चाहता हूं तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो, बीच में व्हाइट लाइट मिल रही है आपको, बीच में, है ना? सबसे बीच में, ये शायद मोबाइल पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये बीच में, और इधर उधर कलरफुल फ्रिंज पैटर्न मिल रहे हैं आपको।
ऐसे ऐसे है ना। ऊपर तो ग्रीन वाली लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है केवल, और ये बीच में ब्राइट लाइट है ना। आप अपने मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हो YDSC विद व्हाइट लाइट, तो यहां पे व्हाइट लाइट मिलेगी और इधर कलरफुल पैटर्न मिलेंगे। फिर थोड़ी देर पर ऐसा भी होगा कि देखो इधर ध्यान से, जैसे जैसे आप यहां पे जाओगे यहां पे तो व्हाइट लाइट मिलेगी, फिर यहां कलरफुल मिलेंगे, फिर एक दूसरे पे कॉन्साइड भी करेंगे ये। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर फिर सभी के सभी कॉन्साइड भी कर रहे होंगे तो फिर से व्हाइट लाइट मिलेगी। इस तरीके से है। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन इसमें ये आता है। अच्छा मेरी बात ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें कि ये जैसे ऊपर वाला फ्रिंज पैटर्न देखो इसमें ग्रीन वाला, तो अब केवल जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो आपको इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोई सी भी नहीं पता लगेगी। आप देख करके बता सकते हो इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कौन सी है ग्रीन में? सब एक जैसी हैं। नहीं आई बात समझ में? ग्रीन वाले में सेंट्रल, हाँ, लेकिन जब आप व्हाइट लाइट यूज करते हो तो आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता लग जाएगी। देखो बीच में है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये रहा। बात समझ में आई नहीं? तो व्हाइट लाइट का यूज कब क्या करते हैं? अगर जो आप, सुनो मेरी बात, अगर जो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करोगे तो यहां पे फ्रिंज जो होंगी, फ्रिंज वो सब सेम होंगी, एक जैसी होंगी, एक जैसी होंगी, समझे ना। लेकिन यदि आप व्हाइट लाइट, तो उसमें आपको यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है कौन सी। भाई फ्रिंज के बीच में तो डिस्टेंस मिलीमीटर में होती है। जब आपके स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, ऐसा फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, ऐसा ऐसा करके, तो अब मेरे को इसमें कौन सा पता कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कौन सा है? लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाइट लाइट यूज करोगे। तो इधर उधर तो कलरफुल फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल व्हाइट होगी, व्हाइट। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कौन सी है। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसमें लिख देता हूं इसका एप्लीकेशन क्या है। इट इज यूज्ड टू फाइंड, it is used to find the position of, it is मतलब या white light is used to find position of central bright fringe, central bright fringe, central bright fringe की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम व्हाइट लाइट का भी यूज करते हैं एंड कलरफुल पैटर्न विल ऑब्टेन। आप इसे पढ़ लेना, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा किताब, ठीक है। तो ये था YDSC विद व्हाइट लाइट। अब लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज, देखो ध्यान से, अगर जो हम मान लेते हैं ये हमारा YDSC है, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, यहां पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, है ना। लेकिन इस एक स्लिट के सामने, एक स्लिट के सामने यदि मैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और T विथ का एक ग्लास स्लैब रख देता हूं, इफ ए ग्लास स्लैब is placed in front of one slit, then all fringe pattern will shift, तो that shift we have to find। फ्रिंज पैटर्न क्या है? सारा का सारा फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है बात?
तो देखो कैसे शिफ्ट निकालेंगे। ऑप्टिकल पाथ देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि ये टी विथ है, टी विथ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ तो टी होता है, लेकिन ऑप्टिकल यानी कि लाइट के द्वारा ट्रेवल पाथ इक्विवेलेंट होता है म्यू टी के। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। अगर जो एयर में टी पाथ ट्रेवल करेगा तो उसका हम ऑप्टिकल पाथ इस मीडियम में म्यू इंटू टी के बराबर लेंगे। तो यदि आप इस पॉइंट पी पर एक वेव यहां से चली और एक वेव यहां से चली, तो यदि आप इस पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, है ना, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बोर्ड पे देखो ध्यान से। इसकी थिकनेस कितनी है टी, है ना। तो एक तो हो गया डेल्टा एक्स, जो हो जाएगा वो हो जाएगा S2P माइनस इस लाइट ने तो ये पाथ ट्रेवल किया, समझ में आई बात। अब इस लाइट ने देखो एयर में कितना पाथ ट्रेवल किया, एयर में पाथ ट्रेवल किया S1P माइनस टी। यहां से लेके यहां तक तो एयर में है, ये वाला तो एयर में हो गया और टी मैंने घटा दिया, तो इसके इक्विवेलेंट जो पाथ होगा, ये तो S1P माइनस टी मैंने घटा दिया, और इसके इक्विवेलेंट पाथ कितना होगा प्लस म्यू टी। ये जो है पाथ ट्रेवल बाय द सेकेंड वेव, ये पाथ ट्रेवल बाय द फर्स्ट वेव एंड दिस द पाथ ट्रेवल बाय सेकेंड वेव S2P। सो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो डेल्टा एक्स जो होगा S2P माइनस S1P प्लस टी माइनस म्यू टी हो जाएगा। ये है पाथ डिफरेंस इस केस में। क्लियर है बात। अच्छा, लेकिन S2P माइनस S1P, तो ये तो डेल्टा एक्स, ये तो डी, ये थीटा है, मान लीजिए पोजीशन क्या है इस पॉइंट की थीटा, तो ये तो थीटा होगा, तो ये कितना होगा डी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात। तो S2P माइनस S1P तो डी साइन थीटा होगा ही सही, माइनस कॉमन लेके और टी म्यू माइनस वन। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस इन दिस केस। अगर जो आप एक पॉइंट P लेते हो जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा है मिड से, और एक स्लिट के सामने T थिकनेस की स्लैब रख देते हो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस पहले कितना होता था डी साइन थीटा, अब पाथ थोड़ा कम हो जाता है और ये हो जाएगा माइनस टी म्यू इंटू टी। क्लियर है क्या बात। अब इस पॉइंट पर आपको मान लिया इस पॉइंट पर मिनिमा की पोजीशन या मैक्सिमा की पोजीशन ज्ञात करनी है, तो फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए एन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस वन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इधर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस वन, और बोर्ड पे देखो ये थीटा ये वाई, मान लिया nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हम बात कर रहे हैं, और थीटा यदि स्मॉल है तो ये आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख लेंगे वाई एन अपॉन डी इसका टू एन लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस वन। तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन एन डी लैम्डा ओवर डी प्लस डी अपॉन डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी हो जाएगा। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फॉर B1, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जाएगी डी लैम्डा ओवर डी प्लस डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, ऐसे हो जाएगा। कॉपी करो इसे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना जरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज
पहले कहां बनती थी? अगर जो ये मान लिया, सुनो इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब एयर था या वैक्यूम था तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज डी लैम्डा ओवर डी पे बनती थी B1, और B2 कितने पे बनती थी? B2 2D लैम्डा ओवर डी पे बनती थी, यानी ये बीटा पर और ये 2 बीटा पर। अब कहां बन रही है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज? डी लैम्डा प्लस ये हो गया शिफ्ट, इतना शिफ्ट हो गया। अगर जो y2 की बात करें तो यहां पे आ जाएगा 2D लैम्डा ओवर डी प्लस डी डी म्यू टी म्यू माइनस वन, चलो ऐसे लिख लो, डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जैसे पहले यहां पे बनना था। अब अगर जो मैं इसमें ग्लास स्लैब लगा दूं यहां पे, तो B1 जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, B1 यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पर, और B2 क्या आ जाएगा? B2 फिर से उतना शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट कितना हुआ बता सकते हो? देन शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, हां भाई शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। दिस इज द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। सारी फ्रिंजेस थोड़ा थोड़ा, अगर जो आपने यहां पे पट्टी रख दी, ग्लास की स्लैब रख दी, तो सारी फ्रिंज थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से देखो, ये तो आया पाथ डिफरेंस, है ना, ये आया पाथ डिफरेंस ऐसे करके। तो पाथ डिफरेंस कितना आया था? फॉर डार्क फ्रिंज की पोजीशन यदि हम ज्ञात करें तो ये आया था डी साइन थीटा माइनस, कितना आया था भाई? डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस वन, ये था पाथ डिफरेंस इस केस में। तो फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस वन होगा, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 प्लस टी म्यू माइनस वन। क्लियर है बात? तो और ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा वाई एन अपॉन डी, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन टी म्यू माइनस वन, है ना। तो n हो जाएगा 2n माइनस वन डी लैम्डा ओवर 2d प्लस डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये हो जाएगी डार्क फ्रिंज की पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। इसमें भी देखो वही है ना, n बराबर 1 रखेंगे, डी लैम्डा ओवर 2d 3d लैम्डा ओवर 2d, वो तो आना ही था। बीटा बाय 2 ये है, बीटा बाय 2 3 बीटा बाय 2 5 बीटा, लेकिन इसमें आ गया शिफ्ट डेल्टा एक्स। और शिफ्ट दोनों फ्रिंजेस में, ब्राइट की बात करें या डार्क की बात करें, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। यानी ग्लास पट्टिका को रखने पर, ग्लास स्लैब को रखने पर सारी फ्रिंजेस आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है बात? ये है। अच्छा, जब सब फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी यहां पे नहीं बनेगी। फिर आई बात समझ में? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी यहां पर नहीं बनेगी। ऐसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हां भाई, यदि आप ध्यान से देखो, बहुत तेजी से करेंगे, S1 S2, यदि आप इसके आगे एक T थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास स्लैब रख देते हो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और ये डेल्टा एक्स पता है कितना होगा? यही होगा डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी। कैसे निकालेंगे पता है आपको? यहां से लाइट जाएगी, यहां से लाइट जाएगी इस पॉइंट पी पर, तो एट पी डेल्टा एक्स कितना होगा? S2P माइनस S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। क्लियर है क्या बात? और 4 और डेल्टा एक्स कितना आएगा? S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं। और 4 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, हां भाई
डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, ध्यान रखना हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 0 माइनस, और ये आता है आपका डी साइन थीटा, है ना, और ये मैं डेल्टा एक्स बाद में लिख दूंगा। यह आएगा आपका डी साइन थीटा इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1, और यह आएगा आपका y अपॉन डी इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1। y की जगह कितना आएगा, डेल्टा एक्स, ये शिफ्ट होगी ना डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही शिफ्ट होती है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी सेम डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, जब भी आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो तो आपको क्या करना है, दोनों वेव सोर्स से वेव के बीच पाथ डिफरेंस 0 कर देना है, तो इट विल बी द कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं वाईडीएससी इसमें शिफ्ट में से, है ना। क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल, मोनोक्रोमैटिक लाइट of wavelength of 600 nanometer is used in YDSC. Okay, now one of the slit is covered by transparent sheet of thickness -5 meter made of material of refractive index 1.6. How many fringes will shift due to the introduction of sheet? This is the question. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि जब आप इसके अगर जो यहां पे नहीं लगा होता तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पे होती, B1 यहां पे होती, B2 यहां पे, और D1 D2 D3 एज इट इज हो जाती, इधर B1 इधर B2 ऐसे होती। लेकिन जैसे ही आप इधर यहां पर एक वो लगा दोगे ग्लास स्लैब, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। और कितना शिफ्ट हो जाएगी पता है आपको, d अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना शिफ्ट हो जाएगी। और बोर्ड पे देखो, ये B1 इधर और B2 ऊपर, और यहां B1 आ जाएगा, यहां B2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात। इस केस में इंपोर्टेंट नोट लिख लेना, इस क्वेश्चन से ऊपर भी आप लिख सकते हो ऐसे करके, ड्यू टू इंट्रोडक्शन फ्रिंज विथ डज नॉट चेंज, है ना, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब fringe width does not change. बीटा क्या रहता है बेटा, बीटा डी लैम्डा ओवर डी ही रहेगा, सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। केवल फ्रिंज पैटर्न जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के कितना, डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है क्या बात, ये है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूंगा, जैसे कि यहां पर शिफ्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहां पे आ जाएगी शिफ्ट, और इसके इधर उधर बोर्ड पे देखना भाई, ये B1 होगा, ये B2, ये B3, ये B4, तो ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके इधर B1
B2, B3, B4, ये वाले कौन से वाले जो नीचे थे ना, ये नीचे थे, ये भी क्या हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई? तो वो ये कह रहा है कि हाउ मैनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ शीट, मतलब कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ द शीट। तो ये देख लो यहां पे इस पोर्शन में कितनी शिफ्ट हो गई, जैसे यहां पे 4 हो गई, लेकिन अभी हमें पता तो नहीं, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कैसे निकालेंगे, पहले तो ये शिफ्ट निकाल लेता हूं, है ना भाई। शिफ्ट कितना होता है, शिफ्ट डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी, टी इज द थिकनेस। जब आपने यहां पर ग्लास स्लैब लगाई टी थिकनेस की, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो शिफ्ट हो गया, इतना हो गया। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे, ये बीटा होता है, ये बीटा होता है, ये बीटा होता है। तो यदि आप शिफ्ट को, जैसे सुनो, एक मिनट इधर सुनना सौजन्या, जैसे मान लिया फ्रिंज विड्थ है हमारी 1.5 मिलीमीटर और शिफ्ट हुआ हमारा, शिफ्ट हुआ हमारा 45 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर, तो कितनी फ्रिंजेस इसके अंदर आ चुकी होंगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे, शिफ्ट डिवाइडेड बाय बीटा। शिफ्ट कितना हुआ, 45 मिलीमीटर शिफ्ट हुआ, और एक फ्रिंज विड्थ कितनी थी, ये थी 1.5 मिलीमीटर, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें आ गई होंगी वो निकाल लेंगे। कैसे, 45 15 या 45 30, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसमें 30 फ्रिंजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी होंगी। तो इतने शिफ्ट में 30 फ्रिंज, यानी कि शिफ्ट को बीटा से डिवाइड कर दो। बीटा कितना होता है, बीटा होता है डी लैम्डा ओवर डी, इसलिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट इज इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन डी इंटू लैम्डा। तो ये डी अपॉन डी से कट जाएगा, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी वो म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा होती है। अब इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1.6 माइनस वन, और टी थिकनेस कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो n इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो शिफ्ट में, इसमें तो चित्र में तो B1 B4 ही है, लेकिन अब बना थोड़ी सकते हैं, तो इतना शिफ्ट हुआ ना, तो इसमें 18 फ्रिंजेस 18 बीटा के इक्वल डिस्टेंस ऊपर हो गई। तो ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और समझ लो कैसे करा है। शिफ्ट को बीटा से डिवाइड दे दिया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड वो आ गया इसमें, ठीक है। ओके, अब बोर्ड पे देखो इधर, अभी एक एग्जांपल और करता हूं मैं, है ना। लिखो, ए थिन शीट, ए थिन शीट ऑफ ग्लास, म्यू दे रखा है 1.520, इज इंट्रोड्यूस्ड नॉर्मली in the path of one of the interference one of the slit in YDSC, सही है बात। now central bright fringe is observed, central bright fringe is observed to shift to the position
originally occupied by the fifth originally occupied by the fifth bright fringe if lambda is equal to 5890 angstrom. Find the thickness of the glass sheet. ऐसे अगर जो मान लिया आपने कोई वेवलेंथ ली और यहां पे लाइट डाली तो यहां पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगा, फिर यहां B1 B2 B3 B4 और B5 और B6, इससे पहले D1 D2 D3 भी आएगा, कभी आप B1 B2 इनको सोचते रहो, है ना, और इधर भी क्या आएगा B1 B2 आएगा। लेकिन जब आप इसके आगे देखो, जब आप इसके आगे एक स्लिट के आगे ये लगा दोगे तो ये कह रहा है कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो यहां पे पोजीशन थी B5 की, ये B5 की पोजीशन थी ना, तो जब आप लगाओगे तो शिफ्ट तो होगा ही सही, यहां पे शिफ्ट ही हो जाएगा पैटर्न, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां तक आ जाती है। तो इस ग्लास की थिकनेस बता दो, और म्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और समझ लो कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, इधर शिफ्ट कितना होता है, D/D म्यू -1 इंटू टी शिफ्ट होता ही है, और वो कह रहा है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले ले, तो यानी ये डिस्टेंस कितनी रही होगी 5 बीटा। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पर शिफ्ट हो गई, है ना, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व टू शिफ्ट टू द पोजीशन ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो यानी शिफ्ट बराबर हो गया 5 बीटा के, दैट्स इट। इसमें टी की वैल्यू निकल जाएगी, 5 बीटा को हम लिखेंगे D/D म्यू -1 इंटू टी, ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो बीटा कितना होता है, D लैम्डा ओवर D इज इक्वल टू D/D म्यू -1 इंटू टी, और ये कट जाएगा, 5 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी, और टी की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा अपॉन म्यू -1, तो 5 और लैम्डा कितना है बेटा 589 इंटू 10 की पावर -10, म्यू कितना है, म्यू है 1.520 -1, तो आ जाएगा 5 इंटू 5890 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 0.52। अब इसे सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो मैं साफ कर दूं इसे, तो ये समझ में आया सौजन्य शिफ्ट का चक्कर कैसे होता है ना भाई। ग्लास थिकनेस टी थिकनेस की ग्लास स्लैब को लगाने के बाद फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बोर्ड पे देखो, एक बार मैं एक चीज और बताता हूं आपको। मान लिया देखो, अगर जो आपने इधर टी थिकनेस की इधर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट इंड्यूस करी, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो इधर शिफ्ट होगी, इधर, और कितनी शिफ्ट होगी D/D म्यू -1 इंटू टी। क्लियर है क्या बात। लेकिन ये तो फर्स्ट केस हो गया, लेकिन अगर जो आपने ऐसे करके ये इस वाली स्लिट के आगे, जिस स्लिट के आगे इंट्रोड्यूस करते हो ग्लास स्लैब को, ये टी थिकनेस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अब की बार इधर शिफ्ट हो जाएगी CBF। नहीं आ रही बात समझ में। अगर जो ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये T1 इसकी थिकनेस है, तो μ1 T1, तो ये हो गई शिफ्ट इधर, और यदि आपने इसके सामने μ2 और T2 थी थिकनेस रखी, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड D/D μ2 -1 इंटू T2, ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा ये तो हो गया सेकंड केस, मान लिया। अब
यदि आपने बोर्ड पे देखो इधर, यदि आपने इधर भी फिट कर दी और इधर भी इंट्रोड्यूस कर दी, ये है μ1, ये है μ2, ये है t1, ये है t2, तो जो नेट शिफ्ट आएगी, नेट शिफ्ट इसकी वजह से कितनी इधर और इसकी वजह से आएगी नीचे। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यदि ये वाली शिफ्ट ज्यादा है और ये कम है, मैं मान रहा हूं, है ना, ये वाली शिफ्ट ज्यादा है और ये कम शिफ्ट है, ऐसे इसे ऐसे मान लो, इसे यहां बना लो, चलो ये थोड़ी कम शिफ्ट है, ये डेल्टा x1 है और ये डेल्टा x2 है शिफ्ट। तो जो नेट शिफ्ट आएगा ऐसे करके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, और कितने शिफ्ट हो जाएगी पता है आपको? डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। तो नेट शिफ्ट ऐसे लिखेंगे, नेट, ये तो ऊपर का हो गया, नेट शिफ्ट इन दिस केस कितना आ गया? d अपॉन डी μ1 माइनस d अपॉन डी μ2 माइनस 1 इंटू t2, d अपॉन डी कॉमन लेके t1 माइनस μ2 1 इंटू t2। दिस इज द नेट शिफ्ट व्हेन ऊपर भी और नीचे भी ग्लास स्लैब की स्लैब को अच्छा बोर्ड पे देखो, अब मेरे को आपको यह बताना है कि देखो इस केस में फाइंड, एग्जांपल लिखो, फाइंड रेशो t1 अपॉन t2 सो दैट नो शिफ्ट, नो नेट शिफ्ट इन सेंट्रल राइट फ्रिंज। कैसे मतलब? आपने इधर लगाया तो CBF इधर शिफ्ट हो गई, इधर लगाया तो इधर। तो मैं कह रहा हूं कि इधर आपने t1 μ1 लगाया, इधर t2 μ2 लगाया, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या रहे? यहीं की यहीं रहे, इसी पोजीशन पर रहे। तो t1 अपॉन t2 का रेशो क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या है? नेट शिफ्ट कितनी थी भाई? नेट शिफ्ट थी आपकी d अपॉन डी μ1 माइनस t1 μ2 माइनस t2, ये थी आपकी नेट शिफ्ट। और नेट शिफ्ट कितनी हो जानी चाहिए? 0, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां पे थी वहीं पे रहे, तो 0 हो जाएगी। तो ये μ1 माइनस t1 μ2 माइनस t2 ये इधर आ जाएगा, है ना भाई, μ1 माइनस 1 t1 μ2 माइनस 1 t2, तो t1 अपॉन t2 μ2 माइनस 1 अपॉन μ1 माइनस 1, इट शुड बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरीके से कि t1 t2 एक दे देगा, दूसरा पूछ लेगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में शिफ्ट ना हो। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीटा जो रहती है वो सेम ही रहती है।